तो हमारे पास हम ये डिस्कस कर रहे थे कि भाई इन्वेंट्री वैल्यूएशन एक टॉपिक है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन की अगर हम बात करें तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन के अंदर सबसे पहले वी विल डिस्कस कि इन्वेंट्री क्या होती है। एनीथिंग व्हिच इज बॉट बाय द बिजनेस विद एन इंटेंशन टू रीसेल, जिसको हम लोगों ने इस इंटेंशन से परचेज किया है कि बेटा वी विल रीसेल इट, और अभी तक हमने उसको बेचा नहीं है और वो हमारे पास रखा हुआ है, तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगा बेटा, इन्वेंट्री कहलाएगा। फिर हमारे पास आता है हाउ, एक क्वेश्चन आता है बेटा, हाउ टू वैल्यू इन्वेंट्री, कि बेटा ये जो इन्वेंट्री हमारे पास होती है, इस इन्वेंट्री को हम लोग किस तरह से वैल्यू करते हैं। इन्वेंट्री को याद रखिएगा, इन्वेंट्री विल बी वैल्यूड, इन्वेंट्री विल बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। एनआरवी का मतलब क्या होता है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो बेटा जब भी हम इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करेंगे तो याद रखिएगा बेटा, इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करेंगे या तो कॉस्ट पर या फिर एनआरवी पर। दोनों में से जो भी क्या होगा बेटा, जो भी लोअर होगा उस पे हम लोग अपनी इन्वेंट्री को वैल्यू कर देंगे। अब सर कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चों, तो अगर हम कॉस्ट की बात करें तो बेटा हमारे पास कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं हम लोग, कॉस्ट ऑफ परचेज, जिस प्राइस पे आपने इन्वेंट्री को परचेज किया है, प्लस ऑल कॉस्ट एसोसिएटेड टू परचेज, और सारी कॉस्ट जो किससे एसोसिएटेड है बेटा, परचेज से। जैसे कि कैरिज इनवर्ड हो गई या कोई भी ऐसी कॉस्ट जो परचेज करने के बाद आपने उसमें इनकर करी है, तो उसको हम उसमें ऐड कर देंगे, जिससे हमारे इन्वेंट्री की टोटल कॉस्ट बेटा कैलकुलेट हो जाएगी। फिर हम आ जाते हैं बेटा एक और चीज पर, जिसको हमने कहा एनआरवी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। इसको यू कैन ऑल्सो से एक्सपेक्टेड मार्केट वैल्यू और करंट मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा, इसको कैलकुलेट करने का हमारे पास फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस ऑल कॉस्ट एसोसिएटेड टू सेल्स। सेलिंग प्राइस में से वो सारी कॉस्ट जो सेल करने के लिए, बेचने के लिए लगाई है, जिसको हम लोग सेलिंग एक्सपेंस भी कहते हैं बेटा, उसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो इवेंचुअली हमारे पास नेट रियलाइजेबल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि लेट सपोज बेटा वी हैव वन ऑफ द इन्वेंट्री है हमारे पास, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास हमने इन्वेंट्री लिखा, इन्वेंट्री आ गई ए बी और सी, तीन तरीके की इन्वेंट्री हमारे पास आ गई है बेटा। यहाँ पर बेटा हमारे पास कॉस्ट दी हुई इन्वेंट्री की, और यहाँ पर हमें बेटा इन्वेंट्री की एनआरवी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू दी हुई है। ठीक है। कह रहा है जो इन्वेंट्री है ए, उसकी कॉस्ट है बेटा 10,000, और उसकी एक्सपेक्टेड मार्केट वैल्यू जो एनआरवी है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, वो इस वक्त बेटा कितनी है, 7,000। जो बी है बेटा, बी की अगर हम बात करें तो उसकी हमारे पास 15,000 की कॉस्ट है, और करंट मार्केट वैल्यू इस वक्त चल रही है बेटा 25,000। और जो सी है बेटा, उसकी हमारे पास कॉस्ट है 1,000, और एक्सपेक्टेड मार्केट वैल्यू चल रही है 1100। अब हमसे सवाल ये है, एट विच वैल्यू वी विल रिकॉर्ड इन्वेंट्री, किस वैल्यू के ऊपर हम लोग इन्वेंट्री को बेटा क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे।
तो देखिए अभी हमने एक बात करी यहाँ पर, इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट। बेटा एक तो पहली क्या बात करी कि लोअर होगा, लोअर ऑफ कॉस्ट। लोअर होना चाहिए बेटा किसका, कॉस्ट का और एनआरवी का। तो जो भी आपके पास कम होगा बेटा उसमें हम लोग क्या, उस पे हम लोग इन्वेंट्री को वैल्यू कर देंगे। तो बेटा अगर आप लोग देखें तो मुझे एक बात ये बताइएगा कि हमारे पास जो है वो ए को हम किस अमाउंट पे रिकॉर्ड करेंगे, 10,000 पे या फिर 7,000 पे बेटा। बेटा अगर आप देखें तो ए की कॉस्ट हमारे पास दी हुई है 10,000, और ए की जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू हमारे पास है बेटा वो दी हुई है कितनी, 7,000। तो हम बेटा ए को वैल्यू करेंगे किस वैल्यू पे बेटा, ए को हम रिकॉर्ड करेंगे 7,000 पे, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया नेट रियलाइजेबल वैल्यू और कॉस्ट में से जो भी लोअर होगा, सो वी विल रिकॉर्ड एट अ लोअर अमाउंट, हम हमेशा उसको लोअर पे रिकॉर्ड करेंगे। सो बी को किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे बेटा, 15,000 या फिर 20,000 के ऊपर। अगर आप देखें तो बी की कॉस्ट 15,000 है और एनआरवी जो है वो 25,000 है। तो दोनों में से जो भी लोअर होगा उस पे हम लोग उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो अगर हम बात करें तो बेटा बी को हम रिकॉर्ड करेंगे एट अ प्राइस ऑफ 15,000, क्योंकि वो लोअर है, ठीक है, दैट्स वाई। और अगर इन्वेंट्री सी की बात करें तो इन इन्वेंट्री सी हमारे पास जो कॉस्ट है वो 1,000 आ रही है, जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू है वो 1,100 आ रही है। तो इसका मतलब है सी को हम कौन सी अमाउंट पे रिकॉर्ड करेंगे बच्चों, जरा जल्दी से बताइए बेटा कि सी को हमें 1,100 पे रिकॉर्ड करना चाहिए या फिर 10,000 पे, 100 पे रिकॉर्ड करना चाहिए, एट विच वैल्यू वी विल रिकॉर्ड इन्वेंट्री ऑफ सी। सो इन्वेंट्री सी को बच्चा हम लोग रिकॉर्ड करेंगे किस अमाउंट के ऊपर बेटा, 1,000 के ऊपर। क्यों, क्योंकि वो लोअर है। तो सर ये लोअर का क्या कॉन्सेप्ट है, सर अगर ज्यादा इन्वेंट्री हो रही है तो हम उससे रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन अगर कम इन्वेंट्री है तो हम उसको कम वैल्यू पे ही रिकॉर्ड करेंगे, ज्यादा वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं कर रहे। तो यहां पर लिखते हैं इट इज बिकॉज ऑफ, इट इज बिकॉज ऑफ प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली मेरे बच्चों के हमारे पास एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की वजह से ऐसा हो रहा है कि हम इन्वेंट्री को वैल्यू कर रहे हैं लोअर पे, हमेशा लोअर पे, क्योंकि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये कहता है एक्सपेक्टेड लॉसेस शुड बी रिकॉर्डेड बट expected profit should not be recorded until and unless it is earned by the business। तो हमारे पास प्रूडेंस कॉन्सेप्ट बेटा ये कहता है कि अगर आपके पास कोई एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है तो उस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अगर लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आपको लॉस होने वाला है एंड यू हैव एन एक्सपेक्टेड लॉस, अभी हुआ नहीं है लॉस, आपको ऐसा लगता है कि आपको लॉस होने वाला है, तो उस एक्सपेक्टेड लॉस को बेटा आप क्या करोगे, रिकॉर्ड कर दोगे। तो अगर आप देखें तो अगर जब हमारी 10,000 वाली इन्वेंट्री बेटा मार्केट में 7,000 की हो गई तो हमने उसकी वैल्यू को डिक्रीज करके 3,000 का क्या कंसीडर कर लिया बेटा, लॉस। सही है।
और जब हमारी 15,000 वाली इन्वेंट्री मार्केट में 25,000 की हो गई तो हम लोगों ने 10,000 का प्रॉफिट कंसीडर नहीं किया, क्योंकि प्रूडेंस मना करता है कि आप एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को रिकॉर्ड ना करो, लेकिन प्रूडेंस ये कहता है कि आपको एक्सपेक्टेड लॉस को रिकॉर्ड करना है। तो दैट्स वाई हमने 10,000 वाली इन्वेंट्री जैसी मार्केट में 7,000 की हो गई, हमने उसको 3,000 का लॉस कंसिडर कर लिया। इट इज एन एक्सपेक्टेड लॉस। वेयर एज हमारे पास जब 15,000 वाली इन्वेंट्री 25,000 की हो गई तो 10,000 का एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हम लोगों ने कंसिडर नहीं किया, क्योंकि एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को रिकॉर्ड करने से प्रूडेंस कॉन्सेप्ट मना करता है। ठीक है बेटा, तो दिस इज द टॉपिक ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन जो हमारे पास यहाँ पर एंड हो गया है। अब हम जरा इन्वेंट्री वैल्यूएशन के कुछ सवालात कर लेते हैं। ये छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। इसके अंदर हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास इन्वेंट्री वैल्यूएशन के क्या क्या आसान आसान क्वेश्चन है। अब बेटा ये हमारे पास एक सवाल है। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ मई जून 2020 पेपर टू वेरिएंट वन। अगर आप ये मई जून 2020 पेपर टू वेरिएंट टू का बेटा अगर आप क्वेश्चन देखें तो इसमें ये कह रहा है रानी इज अ ट्रेडर, हर फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन 31 मार्च। रानी बेटा एक ट्रेडर है और रानी का फाइनेंशियल ईयर एंड होता है कब? 31 मार्च को। और रानी के पास बेटा कुछ फॉलोइंग इन्वेंट्री है। कौन सी इन्वेंट्री है बेटा? रानी के पास एक आइटम ए है, एक बेटा हमारे पास बी है, और एक रानी के पास आइटम सी हो गया। कह रहा है रानी के पास इतने इतने नंबर ऑफ यूनिट्स है, मतलब ए की 110 यूनिट है, बी 85 यूनिट्स है, और हमारे पास सी के 90 यूनिट्स है। ये उनकी कॉस्ट दी हुई है बेटा आपके पास, ए की 17, बी की 18 और उसके अलावा सी की 15। यहाँ आपके पास सेलिंग प्राइस दे दी है कि भाई इतने इतने का हम लोग उसको क्या करेंगे बेटा? सेल करेंगे। ये हमारे पास सेलिंग प्राइस आ गया, और ये आ गया हमारे पास सेलिंग एक्सपेंस। तो अभी मैंने अब हमसे ये कह रहा है कि कैलकुलेट द टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एट 31 मार्च 2020। तो हमारे पास हम लोगों को क्या करना है? पहले तो हम यहाँ लिखेंगे कि हमारे पास तीन इन्वेंट्री है। कौन कौन सी? ए, बी और सी। सबके कितने यूनिट हमारे पास है बेटा? ए की 110 यूनिट है, बी की 85 यूनिट है, सी के वी हैव 90 यूनिट्स। तो ये हमारे पास आ गए ए बी सी की यूनिट्स आ गए भाई। सही है। अब अभी हमने ये बात करी कि जो भी हमारी इन्वेंट्री होती है बेटा, इधर या तो हम लोग उसको कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं या फिर हम उसको नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं। कॉस्ट तो चले इन्होंने हमें दे दी कि कॉस्ट पर यूनिट पर प्रोडक्ट कितनी कॉस्ट आ रही है, लेकिन इन्होंने हमें नेट रियलाइजेबल वैल्यू नहीं दी हुई। नेट रियलाइजेबल वैल्यू कैसे निकालते हैं बेटा? सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सॉरी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू निकालते हैं हमारे पास सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंस। ठीक है भाई। तो अगर आप लोग देखें तो बेटा हमारे पास यहां पर हम लोग नेट रियलाइजेबल वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ए की नेट रियलाइजेबल वैल्यू कैसे आ रही होगी बेटा? सेलिंग प्राइस में से सेलिंग एक्सपेंस को माइनस कर देंगे। तो बताइए ए की नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होगी? व्हाट इज द नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ ए? अभी मैंने बताया सेलिंग एक्सपेंस में सेल प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंस। तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा 18, और इसके अलावा हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास बी की क्या होगी बेटा? बी की भी 18 हो जाएगी। सी की बेटा क्या होगी हमारे पास? सी की क्या हो जाएगी बेटा? सी की हमारे पास हो जाएगी 40। तो ये सबकी हमारे पास बेटा एक नेट रियलाइजेबल वैल्यू आ गई है। बेटा क्या आ गई है? नेट रियलाइजेबल वैल्यू। करना ये है हम लोगों को, अब हमें ये देखना है कि इधर हमें कॉस्ट वाली अमाउंट पे मल्टीप्लाई करना है इन यूनिट्स को, या फिर नेट रियलाइजेबल वैल्यू वाली अमाउंट पे।
तो देखिए ए की जो इन्वेंट्री है हमारे पास, इन ए की जो कॉस्ट है वो यहाँ 17 दी हुई है और नेट रियलाइजेबल वैल्यू दी हुई 18। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 17 से या फिर 18 से? बेटा जो ए की हमारे पास कॉस्ट दी हुई है वो दी हुई है 17 और जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू दी हुई है वो दी हुई 18। तो याद रखिएगा अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि इन्वेंट्री शुड बी वैल्यू एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, तो दोनों में से जो लोअर होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका मतलब है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 17 से। बी को बेटा किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 18 से। और बी का तो है ही 18, बी का तो बेटा हमारे पास कॉस्ट भी 18 आ रही है और एनआरवी भी 18 आ रही है, तो कोई मसले वाली बात ही नहीं है, डायरेक्ट मल्टीप्लाइड बाई 18 हो जाएगा। सी को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 15 से या फिर 14 से? बेटा सी को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 से या फिर 14 से? तो बेटा हमारे पास हम लोग सी को मल्टीप्लाई करेंगे 14 से, मल्टीप्लाइड बाय 14। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास सारी इन्वेंट्री की वैल्यू आ जाएगी। आइए कैलकुलेट करते हैं, 110 मल्टीप्लाइड बाय 17, दिस विल बिकम 1870। 85 multiplied by 18, this will become 1530। 90 multiplied by 14, this will become 1260। तो अब हमारे पास क्या होगा बेटा, जब हम ये सब कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। जरा करके बताएं क्या आ रही है टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री में इन तीनों को बेटा हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। 4660 कह रही है दुआ, तो 1260 प्लस 1530 प्लस 1870, कुल मिला के हमारे पास आ गया 4660। ये हमारे पास बेटा वैल्यू आ गई है किसकी, इन्वेंट्री की आ गई है। ठीक है बेटा, तो सिंपल आसान सवाल है, सिर्फ ये ख्याल रखना है हमारे पास कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू और कॉस्ट में से जो भी लोअर होगा उस पे आप इन्वेंट्री को क्या करोगे भाई, वैल्यू कर दोगे। सही है, समझ आती है कहानी। अब आ जाते हैं अगले पार्ट के ऊपर। कह रहा है हमारे पास, रानी लेटर डिस्कवर्ड दैट शी हैड एन अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री आइटम डी। रानी को बाद में ये डिस्कवर हुआ कि उसके पास एक आइटम डी भी है जो द इन्वेंट्री ओरिजिनली कॉस्ट 1660, शी कंसीडर्ड दिस इन्वेंट्री टू बी ऑब्सोलीट। कह रहा है कि हमारे पास एक आइटम डी था जिसकी कॉस्ट थी बेटा 1660 और रानी को बाद में ये पता चला कि ये ऑब्सोलीट हो गया है। ऑब्सोलीट का मतलब ये है हमारे पास कि वो खत्म हो गया है, बेकार हो गया, अब हमारे किसी काम का भी नहीं है। तो अगर वो ऑब्सोलीट हो गया है तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, हम लोगों को पूछ रहा है कि बताइए प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट आएगा। तो हम लिख देंगे दिस विल इंक्रीज प्रॉफिट, सॉरी इंक्रीज एक्सपेंसेस एंड डिक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, तो हमारे एक्सपेंसेस जो है वो बेटा क्या होंगे, बढ़ जाएंगे क्योंकि इन्वेंट्री हमारे लिए लॉस हो गया है और वेस्ट हो गई है, और हमारी प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। हमसे ये कह रहा है आगे, एडवाइस रानी वेदर और नॉट शी शुड स्टॉप परचेजिंग आइटम डी टू अवॉइड हैविंग ऑब्सोलीट इन्वेंटरी इन द फ्यूचर, जस्टिफाई योर आंसर बाय प्रोवाइडिंग एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। कह रहा है कि भाई एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आप हमें बताओ और उसमें ये बताओ कि हमारे पास क्या उसको ये इन्वेंट्री हमें रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। तो हम सिंपली लिख देंगे बेटा, इफ रानी will stop purchasing item D and there will be demand in future
So she might, okay, she might, okay, she might face loss of sales. मतलब कस्टमर दुकान तक आएगा आइटम डी परचेज करने के लिए, लेकिन इसके पास इन्वेंट्री अवेलेबल नहीं होगी एंड इसकी लॉस ऑफ सेल हो जाएगी, विच विल इंक्रीज कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन। इससे हमारे पास कस्टमर की जो डिससेटिस्फैक्शन होगी बेटा, वो क्या होगी बेटा, बढ़ जाएगी। However, if Rani continue to buy item D, this will allow her to meet sales in future and can manage the price if there is any fluctuation. It is advisable not to buy item D as it will decrease profitability. ठीक है भाई, ये हमारे पास पार्ट सी हो गया। अब आइए अगला सवाल आ जाता है। Now we have another question of May June 2022 paper 2 variant 2. Another question of May June 2022 paper 2 variant 2. अब हमारे पास यहाँ पर अगर आप देखें तो बेटा ये हमारे पास एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन की हमें कह रहा है कि आप टोटल इन्वेंट्री कैलकुलेट करनी है। कह रहा है कि भाई Nala is a trader who buys and sells in stationery. She provided the following information about her inventory और at 28th of February 2022। तो बेटा नाला एक ट्रेडर है और उसने जो है वो 28th of February 2022 की अपनी कुछ इन्वेंट्री हमें प्रोवाइड कर दी है। जो इन्वेंट्री इन लोगों ने हमें प्रोवाइड करी है बेटा, उसमें से कौन कौन सी इन्वेंट्री अगर आप देखें तो वी हैव पैक ऑफ पेपर्स, पैक ऑफ एनवेलप्स, वी हैव नोटपैड्स एंड बॉक्सेस ऑफ पेंसिल्स। तो अगर आप देखें तो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। तो हमें जो कैलकुलेट करनी है वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, वो बेटा किसकी करनी है, वो हमारे पास पेपर की करनी है, वो हमारे पास एनवेलप्स की करनी है, वो हमारे पास नोटपैड्स की करनी है और हमारे पास बॉक्सेस ऑफ पेंसिल की करनी है। हम डायरेक्ट पेंसिल ही लिख लेते हैं। और इसके अलावा हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है बेटा किसकी, पेंसिल्स। यहाँ पर हम लिख देंगे इनकी यूनिट्स। तो अगर आप देखें पेपर्स के 240 पैक्स ऑफ पेपर्स है हमारे पास, एनवेलप्स के 225 पैक ऑफ पेपर्स है, नोटपैड के 150 पैक ऑफ पेपर्स है और इसके अलावा बॉक्सेस ऑफ पेंसिल हमारे पास 96। तो ये बेटा हमारे पास टोटल नंबर ऑफ यूनिट आ गए। अब हमारे पास अगर आप यहाँ देखो सवाल में तो आपके पास मैंने अभी कहा
कि अगर हमें इन्वेंट्री को वैल्यू करना है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ईदर लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। जब हमें बेटा इन्वेंट्री को वैल्यू करना है तो हम इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करेंगे इधर लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। सर यहाँ पर तो कॉस्ट भी नहीं दी हुई और नेट रियलाइजेबल वैल्यू भी नहीं दी हुई। देखिए कॉस्ट कैसे निकलेगी, कॉस्ट पर यूनिट और कैरेज इनवर्ट को ऐड करके, इन दोनों को अगर हम ऐड कर लेंगे, अगर आप ये देखिए कि जो भी आपके पास इन दोनों को अगर ऐड कर लोगे आप तो आपके पास कॉस्ट आ जाएगी बेटा। और अगर आप इन दोनों को आपस में माइनस कर दोगे बेटा तो आपके पास नेट रियलाइजेबल वैल्यू आ जाएगी। तो अगर मैं यहां पर अपनी करेक्ट कॉस्ट निकालूं तो हमारे पास जो पेपर है उसकी कॉस्ट आ रही है कितनी बेटा, 4.5। और इसके अलावा हमारे पास एनवेलप का आ रहा है बेटा हमारे पास 6.5, नोट पैड का आ रहा है हमारे पास बेटा 6 और पेंसिल्स का 3.5। क्या करा बेटा हमने, कॉस्ट पर यूनिट प्लस कैरेज इनवर्ट पर यूनिट को ऐड कर लिया। कॉस्ट पर यूनिट प्लस कैरेज इनवर्ट को हम लोगों ने ऐड कर लिया। अब एनआरवी कैसे निकालेंगे, इन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे, सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंस। तो ये तो 8 ही आ जाएगा, 10 माइनस 1.5 इज इक्वल्स टू 8.5, ये आ जाएगा। ये आपके पास 5 ही आ जाएगा और ये 6 आ जाएगा। तो ये कहानी समझ में आ गई बेटा। अब करना ये है कि मुझे बताइए जो पेपर है उसको हम किससे मल्टीप्लाई करें, 4.5 से या फिर 8 से। मुझे बताइए जो पेपर है बेटा, जो पेपर की आपको वैल्यू दी हुई है, पेपर को हम इधर 4.5 जो कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट है उससे मल्टीप्लाई करें या फिर उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो कि 8 दी हुई है 4.5 से भाई, क्योंकि वो क्या है बेटा लोअर। तो मल्टीप्लाइड बाय 4.5। एनवेलप्स की अगर बात करें तो एनवेलप्स इधर हम लोग 6.5 से मल्टीप्लाई करें या फिर बेटा 8.5 से मल्टीप्लाई करें। तो हम एनवेलप्स को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा किससे, 6.5 से, क्योंकि वो लोअर है। सिमिलरली अगर आप देखें तो हमारे पास कॉस्ट को मल्टीप्लाइड बाय 6 करेंगे या 5, तो बेटा हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे बाय 5 क्योंकि वो लोअर है। और लास्ट है पेंसिल्स, पेंसिल्स को 3.5 से मल्टीप्लाई करोगे या उसकी एनआरवी जो 6 दी हुई है बेटा, तो पेंसिल्स को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा कितने से, 3.5 से। जब हम लोग ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा, हमारे पास सबकी इन्वेंट्री की वैल्यू आ जाएगी। 240 मल्टीप्लाइड बाय 4.5 विल बी 1080। सिमिलरली 225 मल्टीप्लाइड बाय 6.5 विल रिजल्ट इन 1462.5। 150 into 5 will be 750. Similarly, 96 multiplied by 3.5 will be 336. सबको ऐड करेंगे तो टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री आ जाएगी 1080 प्लस 1462.5 प्लस 750 प्लस 336, ये आ रहा है 3964.5। ये हमारे पास क्या आ गया, टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री पे। सही है भाई, ये हो गया। अब हमारे पास ये कह रहा है स्टेट द अकाउंटिंग प्रिंसिपल यूज टू वैल्यू इन्वेंट्री। जब हम इन्वेंट्री को वैल्यू करेंगे तो कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल यूज करते हैं, जल्दी बताएं, अभी बताया था आप लोगों को। एक ही अकाउंटिंग प्रिंसिपल अभी तक पढ़ाया है, और बताइए अगर हम इन्वेंट्री को वैल्यू करेंगे तो कौन सा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट यूज करते हैं बेटा हम लोग। ये जो हम इन्वेंट्री को एट लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये कौन से अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली हम लोग कर रहे हैं। सो बेसिकली वी आर डूइंग दिस, किस वजह से बेटा, ये हम लोग कर रहे हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ऑफ
प्रूडेंस। ठीक है बेटा, ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन का हमारे पास टॉपिक था। अभी तक हमारे पास कुल मिला के 3 सवाल आए, 2 मैंने आप लोगों को यहाँ पर करवा दिए हैं और बाकी तीसरा जो है वो हम लोग ईयरली करते वक्त कर लेंगे, 2023 में या 24 में आए शायद।